हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 10th की साइंस। और इसमें आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है धातु एवं अधातु। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले जिस गुणधर्म की हम बात करेंगे वो है धातुओं का वायु में दहन। मीन्स जब धातुओं को वायु में जलाया जाएगा तो क्या रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। तो देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। मीन्स कोई भी धातु हमने ली, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तब वो क्या करेगी, उसी धातु के ऑक्साइड का निर्माण करेगी। ये बदल जाएगी धातु ऑक्साइड में। ये आपकी बेसिक रिएक्शन है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। ऐसे कैसे आपने नोट करना है इसको। एक और फिर बता रहा हूं, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। उसके बाद में आप ये लिखोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं इसके। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉपर का। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, अब वीडियो पॉज कीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद लिखिए क्या फार्मूला बनेगा। और जिसने ये फार्मूला सॉल्व कर लिया तो ये समझिए कि उसको 10th की जितनी भी रिएक्शंस है वो इजीली सॉल्व कर सकता है। तो यहां बनेगा कॉपर ऑक्साइड और उसका फार्मूला होता है CuO। ये है कॉपर ऑक्साइड। सेकंड फार्मूला बनाते हैं हम, एल्यूमिनियम लेंगे इस बार, प्लस में O2। यहां एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, वो होगी 3 और ऑक्सीजन की होती है 2। अब इसका भी फार्मूला आप ड्राइव कीजिए, हिंट मैंने आपको दे दिया इधर। तो यहां फार्मूला बनेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे बना फार्मूला, जिसको नहीं पता ये इधर देख लीजिए। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी 3, ऑक्सीजन की 2। ये 3 इसके पैरों में चला गया और ये 2 इसके पैरों में। मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और यहाँ 3, तो Al2O3 ये फार्मूला बन गया आपका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार के फार्मूले इधर बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हमें यह पता तो लग गया कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, लेकिन सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। कुछ धातुएं तो ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव है, तुरंत क्या करेगी, अभिक्रिया कर लेगी ऑक्सीजन के साथ मिलके। और कुछ धातुएं ऐसी है जो लेस रिएक्टिव है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्लो रिएक्शन देती है। तो हम देखते हैं बारी बारी से कि कौन सी धातु हाईली रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। ये दो धातुएं ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि अगर इनको हवा में खुला छोड़ देंगे हम तो ये ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करेगा और आग पकड़ लेगा। तो देखिए पहला पॉइंट, सोडियम व पोटेशियम इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। अगर इनको खुले में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेंगे ये। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी, ताकि ये आग ना पकड़े, तो इसलिए इनको क्या करें हम, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भी सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो उसका आंसर आप दे सकते हो कि ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण खुले में ये क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इससे बचाने के लिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है।
और कई बार आपने देखा होगा भी कई प्रकार के जादूगर इस तरह का करतब दिखाते हैं आमतौर पे कि वो पानी में आग लगा देते हैं। तो वो पानी में जो आग लगाने वाला करतब होता है वो इसी की मदद से होता है, सोडियम की मदद से। सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे तो भी ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। तो देखने वाले को ये लगता है कि पानी में वाकई में आग लग गई, सोडियम डालेंगे अगर पानी में तो वो आग पकड़ लेगा। तो हम कह सकते हैं कि पानी में आग लग गई उसको देखने पे। अब हम बात करेंगे आयरन के बारे में। तो देखिए, गर्म करने पर आयरन, जिसका फॉर्मूला होता है Fe, इसका दहन नहीं होता। लोहे को हम जला नहीं सकते आग में, लेकिन इसका जो लोह चूर्ण है अगर उसको आग पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, तेजी से जलेगा। तो ये इसमें एक बेसिक डिफरेंस है लोहे के अंदर, यानी कि लोहा खुद तो नहीं जलता, लेकिन जब उसको बारीक पीस कर उसका चूर्ण आग पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, तेजी से जलेगा। तो ये लोहे के केस में होता है। देखिए, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन ज्वाला में जब लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। तो ये आपको 3 धातुओं के बारे में मैंने बता दिया, सोडियम, पोटेशियम और आयरन के बारे में। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कॉपर। तो देखिए, कॉपर का दहन तो नहीं होता। कॉपर को अगर हम जलाएंगे तो वो जलता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, गर्म कॉपर के ऊपर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो ये कॉपर की रिएक्शन होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सिल्वर व गोल्ड की। तो ये दोनों ऐसी मेटल्स है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। एक बार फिर कह रहा हूं कि सिल्वर व गोल्ड अत्यधिक अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। ये दोनों धातुएं ऐसी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य ताप पर कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करती है, सामान्य ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, और जिसके कारण इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यानी कि सामान्य ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और उस ताप पर इन पे क्या होगा, एक पतली परत चढ़ जाएगी ऑक्साइड की। तो जो ऑक्साइड की परत होगी वो क्या काम करेगी, इनको पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। मीन्स ये कोई धातु का टुकड़ा है, हम इसको एल्युमिनियम की धातु कह सकते हैं। तो जब ये सामान्य ताप पर, यानी कि इस कक्ष ताप की हम बात कर रहे हैं, इस ताप पर भी अगर ये खुले में पड़ी है धातु, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पतली सी परत कुछ इस प्रकार जम जाएगी। और किसकी परत जमेगी, ये जमेगी धातु ऑक्साइड की। और ये परत ये कवर की भांति काम करेगी। और कवर की भांति किस प्रकार, ये जो इन्वायरमेंट है उसकी ऑक्सीजन के या एयर के संपर्क में इसको नहीं आने देती, मेटल के टुकड़े को। तो जिसके कारण क्या होगा, इसका दोबारा से ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये लाइन कही गई है कि ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, यानी कि उनका ऑक्सीकरण नहीं होने देती। तो ये है आपका पॉइंट। अब हम बात करेंगे एनोडीकरण की। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक एल्युमिनियम की मेटल थी हमारे पास और उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर जम चुकी है। अब इसी लेयर को मोटा करेंगे हम, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है इसको मोटा करने का काम करेंगे ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो सके, एल्युमिनियम का, इसको बचाया जा सके। और एल्युमिनियम की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, जिसके कारण इसके ऊपर हम पेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत जमा कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसको आसानी से पेंट भी किया जा सकता है और इसको कलरफुल पेंट करके हम डेकोरेटिव आइटम्स में यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये किस तरह होगा। तो इसके लिए जिस प्रोसेस को हम यूज करेंगे उसका नाम है एनोडीकरण। तो एनोडीकरण प्रोसेस में होता क्या है, इसमें हम लेंगे एक कंटेनर, उस कंटेनर में डालेंगे वाटर और वाटर के अंदर मिक्स करेंगे H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक इलेक्ट्रोड लिया और दूसरा लेंगे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड।
या वो मेटल का पीस जिसको हमने, या वो मेटल का पीस लेंगे जिसके ऊपर हमने मोटी ऑक्साइड की लेयर जमा करनी है, एल्यूमिनियम का होगा ये, और इसको हम देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल और इसको देंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल को बोलते हैं एनोड, क्योंकि हमने एल्यूमिनियम को एनोड बनाया यहाँ, तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है एनोडीकरण, और ये है कैथोड। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो क्या होगा, तो इस सॉल्यूशन से जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगी और इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जमा हो जाएगी। तो जिसके कारण ये जो एल्यूमिनियम है ये संक्षारित नहीं होगा, और ये कह सकते हैं हम कि ये बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में नहीं आएगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में नहीं बदल सकता और ये बची रहेगी हमारी मेटल। तो ये है एनोडीकरण की प्रोसेस। तो ये है आपकी पूरी की पूरी एनोडीकरण प्रोसेस, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, उसी को हम एनोडीकरण कहेंगे। और इसके लिए क्या होता है कि एल्यूमिनियम की उसी वस्तु को एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर लेगी और क्या बनाएगी, ऑक्साइड की मोटी परत। तो फटाफट से इसको नोट कर लें। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने देखा धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, तो उसमें धातु का एक गुणधर्म हमने पढ़ा था, धातु ऑक्साइड के बारे में। वो क्या था कि धातु ऑक्साइड हमेशा ही क्षारकीय प्रकृति के होंगे, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया का। तो देखिए, अम्ल व क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या निर्माण करते हैं, लवण व जल। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और जिस बच्चे ने यह वीडियो नहीं देखी तो वो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि उसको पता चल जाए भी अम्ल व क्षारक की जो अभिक्रिया होती है उससे लवण व जल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं धातु ऑक्साइड की, और धातु ऑक्साइड के एक उदाहरण लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं एक अम्ल के साथ, और अम्ल हमने लिया HCl। जब एक धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन भी हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, तो वो भी आप इसी जो वीडियो मैंने आपको बताई उसमें आप देख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस में H2O यानी कि जल। धातु ऑक्साइड जब इसकी अभिक्रिया करवाई हमने किसी अम्ल के साथ, तो इसने क्या बनाया, ये एक लवण है और साथ में क्या बनाया, जल। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में आप देखिए एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, वो ये कि दोनों में ही जो उत्पाद बन रहे हैं वो क्या है, लवण व जल बन रहे हैं। तो अब हम रिएक्टेंट साइड में आते हैं, तो देखिए इधर भी एक चीज कॉमन है, वो क्या कि दोनों में हमने क्या यूज किया है, अम्ल, लेकिन इसमें क्षारक है और इसमें हमने क्या लिया है कि धातु ऑक्साइड लिया। तो हमें पता है कि अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, लवण व जल बनते हैं, और यही सेम अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से। तो इससे भी क्या बन रहा है, लवण व जल। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है ना, वो एक किस्म से क्या है, क्षारक है।
जो धातु ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारक है, इनकी प्रकृति क्षारीय है, तभी तो इधर लवण व जल बना। ये निष्कर्ष हम इधर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो समझेंगे होंगे ये पॉइंट। एक बार फिर देखिए कि अम्ल व क्षारक की जब अभिक्रिया करवाई हमने तो बना हमारे पास लवण व जल, और यही सेम प्रोडक्ट बने कब, जब हमने अम्ल की अभिक्रिया करवाई धातु ऑक्साइड के साथ, तब भी लवण व जल का निर्माण हुआ। तो क्योंकि यहां हमने क्षारक की जगह उपयोग किया धातु ऑक्साइड, तो भी ये हमारे पास रिजल्ट सेम ही रहा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारक प्रकृति के हैं, यानी कि वो एक क्षारक हैं, और इसी आधार पर यह नतीजा निकलता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने देखा कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ मिलकर लवण व जल का निर्माण करते हैं, और ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो हम लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब इसकी रिएक्शन हम बारी बारी से अम्ल व क्षारक दोनों के साथ करवाएंगे। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे पहले HCl के साथ। तो क्या फॉर्मेशन करेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका निर्माण करेगा, प्लस में वाटर H2O। तो ये तो इसकी रिएक्शन थी धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ, जिसमें इसने लवण व जल का निर्माण किया। तो इससे क्या साबित होता है कि इसकी प्रकृति यहां पर कौन सी है, क्षारकीय है। लेकिन ये क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। किस प्रकार, देखिए Al2O3, अब इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं क्षार के साथ, वो है NaOH। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा NaAlO2 प्लस में H2O। NaAlO2 इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट, इसका निर्माण करेगा, और ये क्या है, लवण, और साथ में जल का निर्माण हुआ है। तो यहां इसकी प्रकृति आ रही है अम्लीय। तो देखिए किस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर एक क्षारक की भांति काम कर रहा है, और वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब इसको क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो इससे यह साबित होता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्लों व क्षारक दोनों के साथ मिलकर लवण व जल का निर्माण करते हैं, यानी कि क्षारक के अंदर ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा और अम्ल के अंदर ये क्षारकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, और इसका उदाहरण आपको दे ही दिया मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है अम्लीय व क्षारीय गुण की, वो हमने देखी, और अब हम बात करते हैं इनकी जल में घुलनशीलता के बारे में। तो देखिए अधिकतर जो धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड भी है जो जल में आसानी से घुल सकते हैं, और जो धातु ऑक्साइड जल में घुल सकते हैं वो क्या करेंगे, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, क्षार का निर्माण करेंगे। तो ऐसे धातु ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले है Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार, कुछ इस प्रकार।
और दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस में H2O। तो ये भी क्या करेगा, जल में घुलकर क्षार का निर्माण करेगा। वो कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे हैं धातु ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं, और बाकी जितने भी है वो क्या होंगे, जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये था आपका रासायनिक गुणधर्म का पहला टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी की थी धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। और उस धातु ऑक्साइड का हमने देखा कि क्या क्या गुणधर्म है, कि वो अम्लीय बिहेवियर शो करता है या क्षारीय बिहेवियर शो करता है। जो दोनों प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और अभी हमने देखा कि जो धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील होते हैं, और जो घुलनशील है वो क्या निर्माण करेंगे, क्षार का। अब हम बात कर रहे हैं धातु की अभिक्रिया जल के साथ। तो जिस प्रकार धातु ने वायु के साथ अभिक्रिया की और अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित की थी, उसी प्रकार अलग अलग धातुएं क्या करेगी, जल के साथ भी अलग अलग तरह की अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए किस प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी बेसिक रिएक्शन। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस का और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो देखिए धातु क्या करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी, वो निर्माण करेगी धातु ऑक्साइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये निर्माण होगा। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए किस प्रकार, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, यानी कि जो धातु ऑक्साइड है वो अगेन जल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और क्या करेगा, धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। तो ये रिएक्शन है इनकी बेसिक रिएक्शन, जो धातु की जल के साथ अभिक्रिया। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग धातुएं अलग अलग तरह की अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है जब उनकी रिएक्शन हम जल के साथ करवाएंगे। तो ऐसी भी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी धातु जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। सबसे पहले जिस धातु की अभिक्रिया हम जल के साथ करवाने जा रहे हैं वो है पोटेशियम व सोडियम। और पोटेशियम और सोडियम के बारे में आपको पता है कि ये दोनों धातुएं क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये किसी भी वस्तु के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। तो ऐसा ही कुछ इसके केस में होगा कि ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है। तो देखिए पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ, यहाँ ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। और ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। और जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में नहीं पता और जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, तो वो आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और अन्य प्रकार की जो रिएक्शंस थी उनके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी कि इस रिएक्शन में उत्पन्न होने वाली जो हाइड्रोजन है वो तुरंत जल जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो सोडियम है इसका उपयोग कई बार जादूगर करते हैं यह दिखाने के लिए कि जल में हम, पानी में हम आग लगा सकते हैं, तो वो इस कारण आग लगती है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सोडियम की अभिक्रिया करवाएंगे हम वाटर के साथ। और सोडियम क्या है कि वाटर के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, और वही सोडियम ऑक्साइड वापस जल में घुल के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। साथ में इसमें क्या उत्पन्न होगी,
H2 गैस और ऊष्मा, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें ऊष्मा का निर्माण भी होगा। और ये ऊष्मा क्या करती है, इस H2 को, जो हाइड्रोजन गैस है, इसको जला देती है। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम का। तो पोटेशियम के साथ भी कुछ इसी प्रकार का होगा। तो देखिए, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 प्लस में ऊष्मा। तो इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस कि पोटेशियम और जल की अभिक्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और साथ में H2 गैस और ऊष्मा। और ये ऊष्मा क्या करेगी, इस H2 को तुरंत जला देगी, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पानी में आग लग चुकी है। तो ये आपकी अभिक्रिया है पोटेशियम व सोडियम की जल के साथ। और सोडियम और पोटेशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। अब हम करवा रहे हैं कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ। तो कैल्शियम की जो जल के साथ अभिक्रिया होती है वो होती है धीमी अभिक्रिया। ये बिल्कुल स्लो रिएक्शन है। और इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो उसके जो बुलबुले हैं वो क्या करेंगे, कैल्शियम के साथ चिपक जाएंगे, इसकी सतह पर चिपक जाएंगे, कैल्शियम की सतह पे, और जिसके कारण कैल्शियम हल्का होकर तैरने लग जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि कैल्शियम हल्का होकर तैरने लग जाएगा, कारण क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएंगे, जिससे वो तैरने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम प्लस में वाटर, तो इनकी रिएक्शन से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2। तो ये इसकी रिएक्शन है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि एक धीमी अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के बाद में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वो कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी, जिसके कारण जो कैल्शियम है वो तैरने लग जाता है। अब देखिए मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ। तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, और ये क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन। और इसके अंदर भी जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो इसकी सतह पर चिपक जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे यह तैरने लगता है। तो यह भी क्या करेगा, तैरने लग जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस में वाटर, तो क्या निर्माण करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस में H2। और ये H2 क्या करेगा, ये मैग्नीशियम की सतह पे चिपक जाएंगे, ये बुलबुले होंगे जो, और जिसके कारण ये हल्का होगा और तैरने लग जाएगा। तो ये अभिक्रिया है जल की मैग्नीशियम के साथ। कुछ धातुएं ऐसी भी है जो ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, वो अभिक्रिया करती है भाप के साथ। तो देखिए कौन कौन सी धातुएं, वो है एल्युमिनियम, आयरन व जिंक। ये ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ भी और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ये अभिक्रिया करती है भाप के साथ। और किस चीज का निर्माण करेंगे, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन। तो अब आप पूछोगे सर इन्होंने धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्यों नहीं किया। तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण तब होता है जब ये क्या हो, जल में घुलनशील हो। अब जल में ये अभिक्रिया करती नहीं है, भाप के साथ अभिक्रिया कर रही है सिर्फ, तब क्या होगा, ये सिर्फ धातु ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार, हम एल्युमिनियम का यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एल्युमिनियम प्लस में भाप, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है हमारा यहाँ, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो क्या होगा, ये बनाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो इसका ये एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए फटाफट। और ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो इससे यह साबित होता है कि ये जो धातुएं हैं वो कम अभिक्रियाशील है। अब कुछ धातुएं ऐसी भी है जो जल के किसी भी रूप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म जल हो या भाप, किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो कौन कौन सी है वो देखिए, वो है लेड, कॉपर एंड सिल्वर और गोल्ड। ये धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इसके साथ ही हमने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया
का ये टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लिया। और इसमें हमने देखा भी किस प्रकार जो धातुएं हैं वो जल के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं शो करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ और कुछ भाप के साथ रिएक्शन शो करती है। तो इसी तरह से आपको इसको याद करना है और उम्मीद करता हूँ भी आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा भी कौन सी धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। और अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन हमने सेकंड चैप्टर में की थी, और जिसको याद नहीं तो वो आई बटन पे क्लिक करें और सेकंड चैप्टर की जो वीडियो है उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। धातु की रिएक्शन करवाई थी हमने अम्लों के साथ, तो इसमें क्या हमारे पास उत्पाद का निर्माण हुआ था, इसमें बने थे लवण व हाइड्रोजन गैस। कुछ इस प्रकार के उत्पाद का निर्माण हुआ था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम अभिक्रिया ले रहे हैं उसमें अम्ल ले रहे हैं हम तनु अम्ल। और तनु अम्ल कौन सा होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और अम्ल क्या होगा, कम होगा। तो उस तरह के अम्ल का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो इसमें भी एक पॉइंट आपने याद रखना है कि सभी की सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। कुछ ही की धातुएं हैं, कुछ एक ही धातु है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन कौन सी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, वो है आयरन। आयरन तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। ये बना लेगा FeCl2 प्लस में H2। एल्यूमिनियम वो भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3 प्लस में H2। तो ये है। इसके अलावा मैग्नीशियम Mg प्लस में HCl, तो ये क्या देगा हमें, MgCl2 प्लस में H2। सेम रिएक्शन होगी जिंक के साथ, जिंक प्लस में HCl, तो इसमें क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस में H2। और ये इस तरह की जो रिएक्शंस और फार्मूले की जो फॉर्मेशन है ये हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। और जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आई बटन पे क्लिक करके सेकंड चैप्टर की वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और इनका जो फार्मूला बनाने का जो प्रोसेस है वो सिंपल है। इनकी वैलेंसी देखो और इनके सिर पे लिख दो। इसकी वैलेंसी इसके पैर में लिखनी है और इसकी वैलेंसी इसके पैर में लिखनी है, तो ये फार्मूले जनरेट हो जाएंगे आपके। और इसकी आयन फॉर्मेशन हमने करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगी, ये मेटल इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगी, ये मेटल इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगी। तो देखिए आप, आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कुछ इसी प्रकार की कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। तो ये है धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब ये चारों की चारों रिएक्शंस थी, इनको हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स आई। क्या आया नतीजे वो देखिए। हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में डाला तनु HCl और उस HCl में हमने क्या डाली, मेटल। अगर हम इसमें आयरन डाल रहे हैं तो देखिए तो क्या होगा, इसमें बुलबुले उठेंगे, बबल फॉर्मेशन होगी। और वो बबल क्या शो करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने इन चारों की जब रिएक्शंस करवाई और उसमें जो बबल फॉर्मेशन हो रही है यानी कि जो बुलबुले बन रहे हैं उनको जब कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा जो बुलबुले बन रहे हैं वो बन रहे हैं मैग्नीशियम में। तो इसका मतलब क्या है ना, जो मैग्नीशियम है वो बहुत तेजी से HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो मैग्नीशियम। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि उससे थोड़ा सा कम जो बुलबुले बन रहे हैं वो एल्यूमिनियम में, यानी कि मैग्नीशियम के बाद बारी आती है एल्यूमिनियम की जो इससे कम अभिक्रियाशील है। और उसके बाद में हमने क्या देखा, जिंक में। जिंक में क्या है, एल्यूमिनियम के मुकाबले थोड़ा कम बुलबुले बन रहे हैं। तो इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि जो जिंक है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा कम अभिक्रियाशील है। और अंत में हमने क्या देखा, आयरन। आयरन में जो बुलबुले उठ रहे हैं वो थोड़े कम है किसके मुकाबले, जिंक के मुकाबले। तो कुछ इस प्रकार के एक कंप्लीट नतीजे हमारे सामने आए हैं। तो जिससे क्या साबित होता है कि मैग्नीशियम ये अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है किसके मुकाबले, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के मुकाबले।
और आयरन क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है किसके मुकाबले, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक की तुलना में। और एल्युमिनियम क्या है, मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील और जिंक और आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार हम जिंक के बारे में कह सकते हैं कि ये आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील। तो ये हमारे पास एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी आ गई यहाँ पर, जिससे हमें पता लगा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम। तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं अक्वा रेजिया के बारे में। तो अक्वा रेजिया क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये HCl और HNO3 मीन्स ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की कंसंट्रेटेड फॉर्म यानी कि सांद्र, और सांद्र विलयन कौन सा होता है, जिसमें अम्ल ज्यादा हो और वाटर क्या हो, कम हो। तो उस फॉर्म का हमने यूज किया है, HCl और HNO3। इन दोनों का ताजा मिश्रण यानी कि अभी मिक्स किया और अभी हमने यूज कर लिया, तो वो जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं अक्वा रेजिया। और इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। और क्या अनुपात है वो अनुपात है 3:1। तो देखिए 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। और अक्वा रेजिया के बारे में हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, गोल्ड व प्लेटिनम इनको भी गला सकता है। और गोल्ड आपको पता ही है कि मोस्ट लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है गोल्ड, और इसको भी ये क्या कर सकता है, गला सकता है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम के वे से भी ये इंपॉर्टेंट है।